हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछले वीडियो में यह बताया था कि अगला लेक्चर मेरा सेल स्ट्रक्चर पर रहेगा और सेल ऑर्गेनेल्स पर रहेगा। मतलब कि सेल के अंदर की क्या क्या संरचना होती है, उसके अंदर क्या क्या कोशिकांग होता है, उसको डिटेल से आज पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले आज होली का त्यौहार है, तो मेरे तरफ से आप सभी भाई एवं बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो फिर ठीक है, मैंने होली में भी सोचा कि 15-20 मिनट टाइम निकाल कर आप लोगों की क्लास ना छूटे, इसके लिए थोड़ा सा 15-20 मिनट का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका की संरचना, कोशिका का स्ट्रक्चर। तो कोशिका की एक्चुअली में संरचना ऐसा होता है जो कि उसका बाहरी, कल बता रहे थे, उसका बाहरी आवरण होता है। कोशिका का बाहरी आवरण उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली का एक टॉपिक लेकर आए हैं, उसको पढ़ाएंगे कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। तो देखो, सेल की बाहरी आवरण को क्या कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल की बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल की बाहरी आवरण पतली, मुलायम और लचीली होती है। सेल की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और वो कैसा होता है? तो बहुत ही लचीला, लुच पुच, मुलायम, सॉफ्ट एकदम, ठीक है, बहुत ही मुलायम और लचीला होता है ये जो सेल मेम्ब्रेन जो बाहर से घिरा हुआ है। उसके बाद यह झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, सेमी परमिएबल। यह झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब नहीं समझ में आया तो हम समझा रहे हैं। कुछ ही चीज़ें इससे आर पार जा सकती है, कुछ ही चीज़ें, मतलब पूरा कोई भी सब्सटेंस मूवमेंट नहीं कर सकता है, कोई भी पदार्थ यहाँ वहाँ से नहीं जा सकता है, कुछ ही पदार्थ आ जा सकता है उसके आर पार, ठीक है। तो और इसलिए इसको अर्धपारगम्य बोला गया, मतलब कुछ ही पदार्थ इधर से उधर जा सकता है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये बना होता है किसका? लिपिड एंड प्रोटीन का। ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका का बाहरी आवरण है, वो किसका बना होता है? लिपिड या प्रोटीन का। लिपिड मतलब फैट को ही लिपिड कहते हैं, ठीक है। तो लिपिड प्रोटीन का बना होगा कैसे? तो हम लोग भोजन जो करते हैं मुख्य रूप से तीन ही चीज़ उसमें करते हैं, या तो फैट होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये तीनों चीज़ से मिलकर बना होता है कौन? कोशिका की झिल्ली। उसके बाद बात करते हैं कि जो कोशिका की झिल्ली में लिपिड का बना होगा और प्रोटीन का बना होगा और कार्बोहाइड्रेट का बना होगा, तो उसमें भी लिपिड का 2 लेयर मिलेगा। कितना? बाई लेयर। लिपिड का 2 लेयर मिलेगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है दोहरी झिल्ली। लिपिड का दोहरी झिल्ली मिलता है इसमें। और थोड़ा सा फोटो भी पार दिए, देखो ये जो सेल का बाहर का आवरण है, सेल मेम्ब्रेन, वो वसा का प्रोटीन का मिलकर बना होता है। तो दो लेयर का क्या है? लिपिड है। देखो दो लेयर का क्या है? लिपिड है। और बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन का लेयर मिलता है, और थोड़ा बहुत इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन मिलता है। तो इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ना है तो 11th क्लास में वो पढ़ेंगे आप लोग। फिर जानेंगे इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है? तो सेल का कार्य क्या है? तो हमारे बॉडी के जो ऊपर में है ये त्वचा, क्या है? हमारे बॉडी का आवरण इसको बोल सकते हैं त्वचा। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। उसी तरह से ये सेल का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है, तो ये भी क्या करेगा? कोशिका का निश्चित आकार बनाता है और उसको सहारा प्रदान करता है या अंतरिक प्रदान करता है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबिलाई का निर्माण भी करता है। एक जंतु कोशिका होता है, उसमें सीलिया वगैरह, फ्लैजिला वगैरह ये सब बनाता है, और विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने और अंदर जाने में नियंत्रण भी करता है। तो अभी बोले थे नहीं कि कुछ पदार्थ आ जा सकता है, तो उसका नियंत्रण भी कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। और कोशिका का निश्चित आकार, मतलब एक सेल है जिसका आकार निश्चित रहता है, तो इसके वजह से ही निश्चित रह पाता है इसका आकार, कोशिका झिल्ली की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति, ये होता है सेल वॉल। ये सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है। जंतु कोशिका की बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कराएगा, लेकिन पादप कोशिका की बाहरी झिल्ली कोशिका भित्ति कहलाएगा। कोशिका भित्ति कहलाएगा, उसको इंग्लिश में सेल वॉल। पादप कोशिका के बाहरी आवरण को सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो बाहरी आवरण है, पादप का बाहरी आवरण, पादप कोशिका का बाहरी आवरण मतलब कोशिका भित्ति, ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, लिख लीजिएगा। और
इसीलिए निर्जीव एवं कठोर होता है। निर्जीव एवं कठोर क्यों होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक कठोर पदार्थ है। इस जब उसी का बना होगा तो एक्चुअली में उसका बाहरी आवरण भी कठोर होगा, बिल्कुल कठोर होगा। या अर्धपारगम्य नहीं होता है। जैसे पीछे बताए थे कि कोशिका झिल्ली अर्धपारक में होता है, सेमी परमिएबल होता है, सिलेक्टिव परमिएबल होता है, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल। कुछ ही चीज़ों को, चयनात्मक चीज़ों को ही आदान प्रदान कर सकता है ये। लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली है ये तो कठोर है, मुलायम तो है नहीं, कठोर है। किसके वजह से? सेल्यूलोज के वजह से, क्योंकि इसी का बना है। यह अर्धपारक में नहीं होता, इसलिए यह अर्धपारक में नहीं होता। इससे कोई भी चीज़ आर पार नहीं हो सकता है, इसीलिए कठोर होता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच कुछ कुछ द्रव्य मिलता है। जैसे तो ये सेल का फोटो है और ये क्या है? कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली। दूसरा लाइन मिला, पहला लाइन मिला क्या है? कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका मिलेगा, जंतु कोशिका, ये दोनों में मिलेगा, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच ये सब जो द्रव्य भरा है इसमें, इसी को कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, जो भी बोलो सब एक ही है। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच मौजूद होता है। अभी बताए थे कि कोशिका भित्ति और केंद्रक के मौजूद होता है। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण, जल तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ईटीसी होता है। तो इसमें सिर्फ पानी थोड़ी होगा, इसमें पानी के रूप में और बहुत सारा अकार्बनिक लवण होता है। जैसे कि और कुछ होगा, जल भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, वसा भी होगा, खनिज लवण भी होगा, ईटीसी। ठीक है, यह बहुत ही गाढ़ा होता है और चिपचिपा पदार्थ है। ये जो जीव द्रव्य है ये बहुत ही गाढ़ा होता है और चिपचिपा पदार्थ भी है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ। फिर ये तो हो गया। अब बात करेंगे कि कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका के अंग होते हैं, उसे कोशिकांग कहते हैं या कोशिका का अंग कहते हैं, जो भी बोल दो। सेल इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स, इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे तो कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलता है। जैसे यहाँ पर 10 को सेल ऑर्गेनेल्स लिख दिए हैं। देखो, पहला में है अंतःप्रद्रव्य जलिका, दूसरा गोल्जी उपकरण, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है लाइसोसोम, पांचवा है माइटोकॉन्ड्रिया, छठा है प्लास्टिड मतलब लवक, सातवां है राजधानी, आठवां है रिक्तिका, नौवां है तारक का है सेंट्रोसोम, इसी को बोलते हैं। फिर 10वां आ गया माइक्रोट्यूब्यूल। फिर देख लेते हैं सबका फोटो कहाँ है। सबका जो नाम बोल रहे हैं कोशिका का अंग, तो उसके कोशिका के अंदर उसका फोटो भी तो होना चाहिए, दिखा दो। तो देखो, पहला ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो इसमें केंद्र के अंदर कहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, दूसरा है गोल्जी उपकरण मतलब गोल्जी बॉडी। देखो गोल्जी बॉडी का फोटो ये रहा। ठीक है, तीसरा राइबोसोम, राइबोसोम इसी के ऊपर मिलता है। जो ER था ना, इसी के ऊपर कहीं कहीं पाया जाता है, उसी को राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम, देखो इधर लाइसोसोम बना दिए हैं। चौथा पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो। फिर आ जाएगा प्लास्टिड, तो वो पादप कोशिका जब बताएंगे तो उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, तो उसका फोटो रहेगा। ठीक है, राजधानी वगैरह सब कुछ होता है इसमें, रिक्तिका, तारका, माइक्रोट्यूब्यूल देख लो, सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल ले जाएंगे, अभी रुको जरा। फिर अभी देख लेते हैं, पहला यहाँ पर जगह है थोड़ा सा, तो पहला का देख लेते हैं अंतःप्रद्रव्य जलिका, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए थे, यहाँ भी बना दिए। ठीक है, डिटेल्स। और ये 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है RER, दूसरा होता है SER। मतलब RER का मतलब हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में रफ का मतलब खुरदरी होता है, मतलब खुदरा, दीवार कैसे खुरदरा होता है उसे होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पर राइबोसोम पाया जाएगा, जहाँ पर राइबोसोम पाया जाएगा, वहाँ क्या हाथ ऐसे करेंगे तो खुरदरा नहीं महसूस होगा? खुरदरा महसूस होगा कि नहीं? महसूस होगा। तो वहाँ पर राइबोसोम पाया जाएगा तो खुरदरा महसूस होगा, इसीलिए वो बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका।
और जहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा मतलब पूरा चिकना एकदम स्मूथ, तो उसको बोल देंगे SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना अंतःपर्दवीय जलिका। फिर बात करता है कि ये जो RER है इसका काम क्या है। RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? RER। उसके बाद SER क्या करता है? SER वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेता है। SER वसा एवं कोलेस्ट्रॉल में भाग लेता है। फिर ER का कार्य देख लेते हैं, जो पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका कार्य देख लेते हैं क्या क्या है। ये कोशिका द्रव्य को आंतरिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, जिस तरह से ये दे रहा था। कोशिका झिल्ली भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, देखो कोशिका को यांत्रिक प्रदान करता है मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब उसको उसका सपोर्ट देता है कि बना हुआ रहे अच्छा सा। जैसे हमारे अंदर क्या है, हड्डी है, तो हड्डी की वजह से हमको यांत्रिक सहारा प्रदान हो रहा तभी तो खड़ा है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र, मतलब कोशिका के अंदर कोई पदार्थ कहाँ से कहाँ जाएगा तो उसका निर्भर इसी से करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसी के वजह से कोई पदार्थ इधर से उधर आ जा सकता है। फिर बात करते हैं कशेरुक के यकृत में SER डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कोई भी कशेरुक है, कशेरुक जाति है, उसके यकृत में, उसके यकृत कोशिका में, उसके बॉडी में कुछ भी टॉक्सिक मटेरियल यानी कि जहरीला पदार्थ बन रहा होगा तो उसको विषाक्त बोल सकते हैं या जहर बोल सकते हैं, तो उसको हटा देता है, मतलब उसको ख़त्म कर देता है, उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देता है, विषाक्तता को ख़त्म कर देता है। कौन करता है? यही ER, ठीक है। और ER का काम क्या है? कोशिका विभाजन के समय कोशिका पलट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेता है। अब ये कोशिका विभाजन क्या है? तो ये जब सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद कोशिका विभाजन भी पढ़ना है कि एक कोशिका टूटकर दो कोशिका कैसे बनता है, उसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। तो उस जब पढ़ेंगे कोशिका विभाजन उस समय इसको डिटेल से भी बता देंगे, ठीक है। और इसका काम क्या है? केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ के जाने का रास्ता भी बनाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक से कोशिका द्रव में, ये देखो केंद्रक है और ये क्या है? कोशिका द्रव है। इसमें इससे पदार्थ जो अनुवांशिक पदार्थ जाता है तो उसको रास्ता बनाता है कौन? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये सब का डिटेल भी बात करते हैं आगे, तब तक ठीक है। अभी बात कर रहे थे कोशिकांग के बारे में, तो अभी 10 पॉइंट जो यहाँ पर लिखा था कोशिकांग, 10 कोशिकांग का नाम, उसमें पहला ER ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद राइबोसोम पढ़ते हैं, धीरे धीरे सब स्ट्रक्चर देखेंगे उसके कोशिकांग का। तो दूसरा नंबर में आ जाएगा राइबोसोम। क्या आ जाएगा? राइबोसोम। यह ER की झिल्ली के सतह के ऊपर होता है। अभी ER बताए थे, उसके सतह के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होता है, अभी बताए थे। इसलिए तो जब उसका सतह एकदम खुरदरा हो जाता था, इसकी उपस्थिति के कारण, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, इसीलिए तो बोला गया यहाँ पर कि यह ER की झिल्ली के सतह के ऊपर सटा होता है, ठीक है। यह अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरा होता है, कोशिका द्रव में बिखरा होता है। यह प्रोटीन एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। पूछेगा कि राइबोसोम किसका बना होता है, तो यह एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। फिर बोलेगा इसमें ही प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर पूछेगा कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम का बस इतना ही। उसके बाद आ गया गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण बोलते हैं इसको सर्वप्रथम कैमिलो नामक का एक साइंटिस्ट था, कैमिलो गोल्जी, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन से देखा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। तो यह इसका आकार कैसा दिखा? मुड़ी हुई छड़ के समान, देखो मुड़ी हुई छड़ के समान दिखाई दिया था, ठीक है। इसलिए लिख दिया यहाँ पर, यह मुड़ी हुई छड़ के गुच्छा के समान बिखरा होता है।
यह पादप कोशिका में कोशिका द्रव में मोड़ी हुई छड़ के समान के रूप रचना बनाकर बिखरे रहता है, जिसे डिप्टियोसोम कहते हैं। यह पादप कोशिका में इसी आकार का बिखरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, डिप्टियोसोम कहते हैं। यह किस किस में उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। यह किस किस में अनुपस्थित होता है। यह यूकेरियोटिक कोशिका स्तनधारी के लाल रुधिर कणिका रेड ब्लड सेल एवं जीवाणु और प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। कौन, गोल्जी उपकरण, ये सब चीज़ों में अनुपस्थित होता है गोल्जी उपकरण। इसके नीचे बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। ये जो गोल्जी उपकरण का स्ट्रक्चर है, इसके नीचे बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, तो रिक्तिकाएँ भी पढ़ेंगे तो उस टाइम इसका चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है लाइसोसोम का। किसका, लाइसोसोम का। लाइसोसोम का सर्वप्रथम खोज क्रिश्चियन डी डोवे ने किया था। लाइसोसोम का खोज सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डोवे ने किया था। इसमें ये क्या है, लाइसोसोम है, इसमें एंजाइम होता है जिनमें जीव द्रव्य एवं कोशिकाओं को नष्ट कर देने की क्षमता है। ये देखो यहाँ पर लाइसोसोम का फोटो बना हुआ है और इसमें जीव द्रव्य होता है जो कि और कोशिकाओं को नष्ट कर देता है या जीव द्रव्य को नष्ट कर देता है। तो जब आप लोग आगे 11th में पढ़िएगा इसको, सेल चैप्टर को, तो और इसमें डिटेल जानने को है। और ये जो नष्ट कर देता है तो पूछे वहाँ पर कौन एंजाइम के द्वारा नष्ट होता है, तो फिलहाल बता देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है जो कि जहरीला पदार्थ है, उसी के कारण यह जीव द्रव्य एवं कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। अंतःकोशिकीय मतलब कोशिकीय के अंदर जो भी पदार्थ मौजूद है तथा अंगों के टूटे फूटे भाग, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हाथ पैर छिला जाता है कि नहीं, तो टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। तो क्या वहाँ पर वैसा ही रह जाता है कि वहाँ पर साफ हो जाता है, पूरा जैसा पहले से चमड़ी था वैसा आ जाता है। तो इसी के कारण, लाइसोसोम के कारण यह क्या करता है, वहाँ पर जाता है और जो भी सड़ा गला चीज़ रहेगा उसको पाचित कर देगा, टूटे फूटे भागों को पाचित कर देगा और उस जगह को साफ कर देगा, नया सेल बन जाएगा वहाँ पर। जीवाणु एवं वायरस से भी रक्षा करता है। लाइसोसोम जीवाणु एवं वायरस से भी रक्षा करता है, इसका यही कार्य है। फिर आगे बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यह पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होता है। इसका मतलब जंतु कोशिका में ज़्यादा होगा पादप कोशिका की अपेक्षा, तो जंतु कोशिका में 10,000 से भी अधिक होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये पॉइंट ध्यान से याद रखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है। इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, यह होता है। इसे कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कोशिका ऊर्जा गृह कहा जाता है, कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगा, तभी तो इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहेंगे। हाँ, तो फिर अभी यहाँ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तब इसके बारे में बात करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये दोहरी झिल्ली से बना होता है, एक झिल्ली है, एक झिल्ली है, दो झिल्ली से मिलकर बना होता है। और ये जो उंगली नुमा आकृति है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और यही जो है माइटोकॉन्ड्रिया के क्षेत्रफल बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की सतह के क्षेत्रफल बढ़ाता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ द्रव्य भरा हुआ है। देखो कुछ द्रव्य भरा हुआ है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या, मैट्रिक्स। फिर इसका कार्य क्या है ये भी जान लेते हैं। यह ग्लूकोज को एटीपी में बदल देता है। जो हम लोग भोजन करते हैं जिसके दौरान ग्लूकोज बनता है, उसको यह एटीपी में तोड़कर हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसमें कोशिकीय शोषण के एंजाइम पाया जाता है, जिससे भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब इसमें कोशिकीय शोषण के कारण, जब कोशिका में शोषण होगा तो इसमें कोशिकीय शोषण के कारण एंजाइम पाया जाता है। इसमें कुछ एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब जो भी भोजन खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, उसको तोड़ के किस में बदल देने वाला है, एटीपी में। इसीलिए तो इसको
कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन भी पूछता है। फिर बात करते हैं लवक की, किसकी? लवक की। छठा कोशिका में पढ़ रहे हैं हम लोग लवक, इंग्लिश में प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड। यह सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है, जंतु कोशिका में यह नहीं मिलता है। तो इसका आकार कैसा कैसा होता है? बहुत आकार होता है इसका। देखो, अंडाकार, गोलाकार, डिस्क शेप, तारानुमा, फीतानुमा, ठीक है, समझ सकते हो। और इसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार? 3 प्रकार। लवक के 3 प्रकार। कौन कौन? आवर्णी लवक, वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट। 3 प्रकार के, ठीक है। आवर्णी लवक, वर्णी लवक या क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, उसी को बोलते हैं, ठीक। आवर्णी लवक इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट। आवर्णी लवक को इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह कलरलेस होता है, मतलब रंगीन लवक, रंगहीन लवक होता है। इसमें कोई रंग नहीं मौजूद होता है। तो यह इसका कोई रंग, इसमें रंग मौजूद नहीं होते। तो कहाँ पाया जाएगा? जड़ में पाया जाएगा, ठीक है। और इसका कार्य भी देख लो। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को जमा करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को जमा करने का कार्य करता है। कौन? आवर्णी लवक। कहाँ मौजूद होगा तो जमा करेगा? जड़ में मौजूद होगा, तभी तो वहाँ से प्रोटीन वसा सब जमा करेगा, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं वर्णी लवक, इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट। यह फल, फूल, बीजों को रंग प्रदान करता है। कैसे? वर्णी लवक जो है, यह फल होता है, जो भी फूल होता है या बीज होता है, उसको रंग प्रदान करता है। कौन? ये वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि ये कलरफुल होता है, रंगीन होता है। क्या? कलरफुल या रंगीन लवक है। रंगहीन नहीं, रंगहीन मतलब उसमें रंग ही नहीं है, रंग से हीन है। रंगीन मतलब रंगों से हीन है, रंगीन है, ठीक है। यह पिगमेंट को जमा करता है, इसलिए तो ये रंगीन है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा रंग होगा, तो फल का कलर कैसा होगा यही डिसाइड करेगा। बीज का कलर कैसा होगा यही डिसाइड करेगा। फूल का कलर कैसा होगा यही डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर लास्ट बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की हिंदी में हरित लवक की। यह पत्तियों में पाया जाता है, यह पत्तियों में पाया जाता है। इसी में मौजूद वर्णक के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसी में मौजूद वर्णक के चलते प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। तो कौन सा वर्णक पाया जाता है? उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका फोटो कैसा होता है, लवक का फोटो। तो इसमें भी दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। अब बीच बीच में कुछ छोटा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अस्ट्रोमा कहते हैं। क्या? अस्ट्रोमा। और ये जो धागानुमा आकृति है जो जुड़ा होता है एक दूसरे से, उसको कहते हैं अस्ट्रोमा लेमिला। क्या? अस्ट्रोमा लेमिला। तो इसके अंदर सिक्केनुमा आकृति होगी, 10 से 20 या 30 से 40 से 40 से 60 कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर सिक्के का एक सजा हुआ सिक्के का ढेर देखा है, सिक्का सजा देकर कैसा दिखेगा? वैसा ही दिखता है। इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। और ये जब समूह में है, एक को बोलते हैं थैलाकॉइड। जब एक सिक्का है तो उसको बोलते हैं थैलाकॉइड। और जब ये 40 से 50 होगा, चाहे 10 होगा, चाहे 15 होगा, मतलब ग्रुप में होगा, तो इसको ग्रेनम बोल देंगे। क्या? ग्रेनम। थैलाकॉइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं, लिख भी दिए, ठीक है। उसके बाद ये आउटर झिल्ली हो गया, ये इनर झिल्ली हो गया, मतलब बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण। थैलाकॉइड के समूह को ग्रेनम कहते हैं, ये भी देख लिए। अब प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60, कितना? 40 से 60 ग्रेनम मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या होता था? इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता था, और लवक भी वही है, लवक भी वही है। इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये दोनों पॉइंट पूछता है, ठीक है। फिर सातवां बात करते हैं तारक काय या सेंट्रोसोम की। तारक काय या सेंट्रोसोम की। इसका आकार बेलन जैसा होता है। क्या? बेलन जैसा। जब पूरा सेल बता देंगे तो वहाँ पर सेल में बताए थे शायद सेंट्रोसोम, सेल का स्ट्रक्चर। अभी भी इसमें 1 या 2 सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। इसमें 1 या 2 सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल। इसका कार्य क्या है?
यह जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक। यह जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसको ये मदद करता है। ठीक है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ये कोशिकांग है, कल बता रहे थे, अभी बता रहे थे। कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे नलिका की रचना। कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे नलिका की रचना माइक्रोट्यूब्यूल होती है। ठीक है। इसका क्या काम है? ये भी कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में मदद करता है। जिस टाइम कोशिका का विभाजन होगा उस टाइम स्पिंडल के निर्माण में ये भी मदद करता है। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। और यह सेंट्रियोल, सीलिया एवं फ्लैजिला का भी निर्माण करता है। तो ठीक है, अभी और कितना बच गया इसमें? 2-3 और बच गया है, तो अभी बात करते हैं।